अनुराग, आज जो 9 आतंकवादी घोषित किए गए हैं यूएपीए के तहत, क्या ये कदम है? कौन कौन वो लोग हैं जिनको आतंकी घोषित किया गया है? जी देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। जी। वैसे तो ये सारे जो है बब्बर खालसा की बात करें, खालिस्तान लिबरेशन जो उग्रवादी संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, जिसने एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है पंजाब का, जिसने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी और तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। आपको याद होगा 1992 का जो दशक था, 90 के दशक में जब केपीएस गिल डीजीपी हुआ करते थे, उन्होंने मुहिम चला के इस पूरे संगठन को खत्म करने की कोशिश की थी, जिसने पूरे पंजाब ही नहीं, बाकी दिल्ली और जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर तमाम उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की थी। उसी दौरान बेअंत सिंह की भी हत्या हुई थी, जो कि उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने भी इस संगठन को खत्म करने की पूरी एड़ी चोटी लगा दी थी। और पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया था उस समय, उनके जो जाबाज ये लोग। अब ये सबसे बड़ी बात, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की दर्शकों को जरूरत है, क्योंकि ये संगठन अभी 5 दिन पहले पत्रिका टीवी ने और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इनपुट है, यानी कि सेना की जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके आधार पर एक जो आईबी का अलर्ट था दिल्ली और एनसीआर में जो आतंकियों का, उस दौरान 3 खालिस्तान जो समर्थित उग्रवादी संगठन है, उसके 3 आतंकवादियों को हिरासत में लिया था। मनिंदर सिंह उसमें जो उसका मुखिया था, उसको पंजाब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उठाया था और उससे पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए थे। उसी दौरान ये पता चला था कि पाकिस्तान का जो संगठन है आईएसआई इस पूरे इस उग्रवादी संगठन को मदद करा था। और इसमें इस संगठन के जरिए तमाम जो धार्मिक स्थान है भारत के, खासकर दिल्ली एनसीआर के, और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, यानी कि जो मंत्रालय हैं लुटियंस जोन में, उनको निशाना बनाया जाना था। और इसी के तहत ये जो सारी जानकारी इनपुट्स आए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय ने इस जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिले हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 9 लोगों को बैन किया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई पंजाब के रहने वाले हैं और कई जो मूलतः पंजाब के रहवासी हैं या निवासी हैं, वो लंदन में अपना पूरा बेस बना के रखे हैं और जो आईएसआई के उनके आका हैं, उनसे बराबर टच में है। अब इस एक महत्वपूर्ण कड़ी मैं आपके जरिए जरूर दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और ये पहली बार पत्रिका टीवी और राजस्थान पत्रिका इस बात का खुलासा कर रहा है कि आज जिस ढंग से जो बलाटिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है, गिलगिस्तान जो इलाका है, जहां पर लद्दाख से जो सटा इलाका है, वहां पर पाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों का जो जमावड़ा किया है, उससे भी इस संगठन का और इन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, या जो 3 लोग पकड़े गए हैं। क्योंकि अब इस बात को समझने की जरूरत है कि इन लोगों के जरिए जो 200 आतंकवादी लॉन्च पैड पर अलग अलग जगहों पर जो हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से भारत में घुसने की फिराक में है, उसी जमावड़े के, उसी संगठन के ये 3 लोग जो दिल्ली में पकड़े गए थे वो हैं, और उन्हीं से रिलेटेड ये 9 लोग जो जिनको आज भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है वो भी हैं। तो इनके जरिए, चूंकि ये एक उग्रवादी संगठन है, सेपरेटिस्ट गुट है और एक अलग खालिस्तान की बात करता है, तो इनको आईएसआई प्रश्रय दे रहा था, फंड दे रहा था और आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे रहा था। इनके जरिए भारत के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उनको निशाना बनाया जाना था। एक और बात है कि आज इस पूरे मामले को लेकर आर्मी इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सैन्य जमावड़ा हो रहा है पाकिस्तान का, 20,000 सैनिक दरअसल चीन को सपोर्ट करने के लिए, कि अगर कुछ अनटूवर्ड होता है भारत के साथ, चीन का कोई संघर्ष आगे बढ़ता है, जैसा कि कल हुई बातचीत बेनतीजा रही है। चीन ने मना कर दिया है कि वो पेंगोंगसो जो लेक है वहां पर जो एलएसी का अतिक्रमण किया है उससे पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर पाकिस्तान ने वहां से अपनी सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है और उसी से रिलेटेड ये खालिस्तान के उग्रवादी
भारत में, ताकि अब आप इस बात को जरा समझिए, दर्शक हमारे ध्यान से समझे कि जैसे सीमा पर अगर कुछ भी विवाद होता है या कुछ घटना बढ़ती है तो उस दौरान ये जो उग्रवादी संगठन है जो जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, वो भारत के अंदर यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेंगे तमाम विस्फोटों के जरिए या कोई ऐसी उग्रवादी घटनाओं के जरिए जिससे कि कई मोर्चों पर भारत सरकार का ध्यान बटे और उधर अगर सेना मोर्चा लेती रहे तो यहां पर जो बैकअप सपोर्ट है वो न जा पाए और यहां पर डिस्टर्बेंस हो। इसी के तहत एक व्यापक रणनीति आईएसआई पाकिस्तान जो है लगातार जो खुराफात कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सारी पोल खुल चुकी है और यहां से इस बार अगर पाकिस्तान कुछ बदमजगी करने की कोशिश करता है तो मैं आपको बता दूं कि जो बैठकें हुई हैं उसमें इस बार पाकिस्तान को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और बहुत करारा तमाचा पीओके तक उसकी गूंज सुनाई देगी और संभवतः अगर जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है पीओके वापस जो है भारत का हिस्सा बन सकता है अगर पाकिस्तान को इस जरूरत कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जी अनुराग, ये जो आतंकी संगठन है जिनको आतंकी संगठन कहा जा रहा है, प्रतिबंधित संगठन ये है, ये सभी सिख संगठन है और सिखों के संगठन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पहली बार शायद हुई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जब से सरकार, अगर केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार आई हो, अगर हम बात करें तो इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या आई है? क्या सिख कम्युनिटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो किसी तरह की? जी देखिए, ये अभी ये एकदम लेटेस्ट हमारी आपकी बातचीत हो रही है, हम ये इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पत्रिका टीवी पहुंचा रहा है। इससे 15 मिनट पहले ये घटना गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया और पत्रिका टीवी सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बात पहुंचा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, आज इस बात को, इन लोगों को प्रतिबंधित करने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। अभी तक ये भारत इनको कहता था कि चलिए अपने लोग हैं, भारत के लोग हैं, आज नहीं तो कल अभी भटके हुए हैं, वापस रास्ते पर आ जाएंगे बाहर के लोगों के बहकावे में। लेकिन अब जब इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो 3 जो आतंकी पकड़े गए हैं अभी 4 दिन पहले, जिसको स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने और उनकी पूरी टीम ने दौड़ा के पकड़ा है, उन लोगों का जो इनपुट मिला है उससे सीधे सीधे जानकारी मिली है और वो सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं जिससे कि वो आईएसआई के अपने आकाओं से पाकिस्तान में और लंदन में बैठकर बात करते थे। आप अगर लिस्ट में ध्यान से देखें तो उसमें 2 लोग लंदन में भी हैं इसी उग्रवादी संगठन के, जो आपस में जो आईएसआई के लोगों से जिसको कहते हैं कि बिचौलिए का काम करते थे और उनसे टाई अप करते थे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये सबसे पहले पत्रिका टीवी आपको बता रहा है, ये एक ऐसी कार्रवाई है क्योंकि इस पूरे इस संगठन के इस जो लोग पकड़े गए हैं और जिन पर प्रतिबंध लगा है, इन पर प्रतिबंध लगाकर एक तरह से जो आंतरिक सुरक्षा है उसको और मजबूत करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर जो 4 दिन पहले जो इनपुट मिला है अगर उसकी माने तो दिल्ली और बड़े शहरों में बहुत बड़े धमाकों की इनकी प्लानिंग थी और बहुत बड़ी साजिश थी और उसी के आगे की जो रणनीति थी, जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तत्परता से, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, अगर इस मामले में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होता तो शायद बात हाथ से निकल जाती। तो जो फंडिंग है उस पर, टेरर फंडिंग को ईडी को उधर लग गई है, ईडी अब इन लोगों पर टेरर फंडिंग को लेकर जो है वो कार्रवाई करेगी, शिकंजा कसेगी और दूसरा इन लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं आईएसआई को और पाकिस्तान को एक साफ मैसेज है कि देखो तुम जो भी साजिश कर रहे हो वो भारत की जो पैनी निगाह है उससे कुछ भी बचा नहीं है। और इस बार जो आज जो बैठक हुई है पीएमओ में, अजीत डोभाल के नेतृत्व में जो बैठक आज 4 घंटे चली है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी थे उसमें, आईबी के अफसर थे उसमें, साफ तौर पर ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो ऐसे लोगों को तो साफ कर ही दिया जाएगा, एनकाउंटर में मारे जाएंगे। अनुराग, ये जो कार्रवाई हुई है यूएपीए एक्ट के तहत हुई है, तो क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? सरकार क्या कर सकती है अब इनके खिलाफ? क्योंकि यूएपीए एक्ट जो 2019 में है, अब इन 9 लोगों के खिलाफ क्या कदम सरकार उठा सकती है? क्या अधिकार सरकार को मिले हैं?
जी देखिए, केंद्र सरकार जो गृह मंत्रालय है वो उसके जो जितने भी प्रोग्रेटिव्स हैं, उसके जितने भी विशेषाधिकार हैं, उसके जी। तहत इन सभी लोगों की जो भारत की संपत्ति है वो जब्त की जाएगी, यानी कि कुर्क हो जाएगी, कुर्की का आदेश हो जाएगा। दूसरा ये कि ये भारत में अब घुस नहीं सकते। भारत में अगर ये जहां भी होंगे, इनको इनके अरेस्ट की कार्रवाई होगी। प्लस जो लोग लंदन में है इस उग्रवादी संगठन के, उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत बात कर सकता है, और वो जो संधि होती है उसके तहत जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी। और इन लोगों से अगर यहाँ भारत में है, अगर वो देश छोड़कर भाग जाते हैं तो अलग बात है। अगर भारत में है तो उनके खिलाफ निषेधात्मक जितनी कार्रवाई होती है, और प्लस जो दंडात्मक कार्रवाई 188 धारा के वो सारी कार्रवाई, वो अभियोजन इन लोगों के खिलाफ चलेगा। और भारत के विरुद्ध जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने से रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं वो सब लागू करके इनके खिलाफ चार्जशीट करके इनको बुक किया जाएगा। जी अनुराग, ये जो लोग आतंकी घोषित किए गए हैं, क्या ये भारत में रहते हैं? ये बाहर अगर विदेश में रहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल चीज है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि मैंने कहा कि जो बाहर हैं उनके प्रत्यर्पण की बात करेगा, जो भारत के अंदर हैं, जैसे कि इसमें से जो शुरुआत के जो 4 लोग हैं वो भारत में पंजाब से रिलेटेड हैं। अभी 3 जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनमें से उनके रिलेशंस हैं, तो इन लोगों को 3 को तो अरेस्ट कर ही लिया गया है। प्लस जो भारत में हैं, जो बाहर लंदन में है, उनके प्रत्यर्पण की बात करेगी भारत सरकार, और जो यहाँ पे हैं उनकी संपत्ति कुर्क करके, उनके लोगों को उठा के, और उनको अब जहां भी वो भाग रहे होंगे, अगर भारत की सीमा में इस समय होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्योंकि पंजाब के जो आपको याद होगा पठानकोट का जो घटना हुई थी 2016 1 जनवरी को, उस दौरान भी ये बताया जा रहा था कि जो आतंकी संगठन थे उसमें इन लोगों ने, इस ग्रुप ने कहीं ना कहीं उनको मदद की थी सीमा पार कराने में। तो अब बीएसएफ उसको भी ट्रेस करेगी और इन लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी।